हेलो स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो होगा आइडियल सॉल्यूशन। हालांकि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये पूरा टॉपिक है। तो आज फिलहाल इस लेक्चर में मैं आपको आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाऊंगा एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक, तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा आइडियल सॉल्यूशन। देखते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन की बात करें, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउस लॉ को ईच एंड एवरी कंडीशन में फॉलो करते हैं। ठीक है ना, यानी द सॉल्यूशन विच फॉलो राउस लॉ इन ईच एंड एवरी कंडीशन। ठीक है, तो कोई भी सॉल्यूशन अगर राउस लॉ को फॉलो करता है दैट मीन्स वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो राउस लॉ बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन पर अप्लाई किया जाता है, ये आप ध्यान रखोगे। तो आइडियल सॉल्यूशन कौन होंगे? जो राउस लॉ को फॉलो करते हैं। डेफिनेशन से ये बात समझ में आ जाती है कि जो आइडियल सॉल्यूशन है वो राउस लॉ को फॉलो करते हैं। तो अगर आइडियल सॉल्यूशन राउस लॉ को फॉलो करते हैं दैट मीन्स कहीं ना कहीं राउस लॉ की कंडीशन को भी फॉलो करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आइडियल सॉल्यूशन राउस लॉ को फॉलो करते हैं दैट मीन्स वो राउस लॉ की कंडीशन को भी फॉलो करेंगे। तो कंडीशन देखते हैं राउस लॉ की क्या है। ठीक, देखते तो कंडीशन की बात करें, कंडीशन ये है राउस लॉ की पहली कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। तो प्रीवियस लेक्चर में राउस लॉ पढ़ा चुका हूं, वहां मैंने कंडीशन भी पढ़ाई थी राउस लॉ की। ठीक, फिलहाल सेकंड, डेल्टा मिक्स एच शुड बी जीरो। इसका मतलब है एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। जो एच आपके पास सिंबल है वो एंथैल्पी है और मिक्स का मतलब है मिक्सिंग की बात हो रही है। तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होगी? जीरो के इक्वल होनी चाहिए। थर्ड, डेल्टा मिक्स V शुड बी जीरो। इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये तीन कंडीशन है किसकी? राउस लॉ की। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन आइडियल है तो वो राउस लॉ को फॉलो करेगा और राउस लॉ को फॉलो करेगा तो ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इस कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कंडीशन कैसे कैसे आएंगे। ठीक है, देखें पहली जो कंडीशन है वो आप राउस लॉ में पढ़ चुके हो। राउस लॉ पूरा इसी पे बेस्ड था। तो कंडीशन नंबर सेकंड और कंडीशन नंबर जो थर्ड है, ठीक है, वो समझते हैं कि वो क्या है। देखें, ये मेरे पास एक सॉल्यूट है, ठीक, और ये मेरे पास है एक सॉल्वेंट। लेट कर लेता हूं ये A है और ये B है। ठीक है, तो जो सॉल्यूट मेरे पास A है इसका अपने पार्टिकल के साथ कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये हो गया A और A के बीच अट्रैक्शन। ठीक, अगर मैं बात करता हूं सॉल्वेंट की तो उसको मैंने सिंबल दिया है B, तो इसका भी अपने पार्टिकल के साथ कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा। तो मान लेते हैं वो हो गया ये। ठीक, तो अब आपको करना क्या है, अगर मैं इन दोनों यानी A और B को एक साथ एक बीकर में डाल दूं, ठीक, तो ये हो गया A और ये आ गया B। तो यहां से तो A आ गया, यहां से कौन आ गया? B। अब जब A और B इस बीकर में है तो इनके बीच भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो आई थिंक यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो मेन बात है समझने वाली, ठीक, तो वो भी आप समझ सकते हो। देखें, A और A के बीच जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना ही अट्रैक्शन B और B के बीच में है और उतना ही अट्रैक्शन A और B के बीच में है। इसका मतलब अगर तीनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जैसा है तो ना तो एनर्जी लूज हो रही है और ना ही गेन हो रही है। इसका मतलब ना तो केस एंडोथर्मिक का है और ना ही केस एक्सोथर्मिक का है। इसका मतलब है एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, इसलिए एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। एंथैल्पी मीन्स एनर्जी का टर्म है, तो एनर्जी चेंजेस जो ऑब्जर्व हुए वो क्या हुए? जीरो हुए। मैं आपको रिपीट कर देता हूं ताकि आपको फिर से बात समझ में आ जाए।
ए और ए के बीच जितना अट्रैक्शन है, यानी जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उतना ही अट्रैक्शन बी और बी के बीच में है और उतना ही अट्रैक्शन ए और बी के बीच में है। इसका मतलब अगर तीनों में अट्रैक्शन एक जैसा है तो इसका मतलब है ना तो एनर्जी आ रही है और ना ही एनर्जी जा रही है, मतलब ना तो केस एक्सोथर्मिक का हुआ और ना ही केस एंडोथर्मिक का हुआ। इसलिए एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या हो गया, 0, यानी एनर्जी में कोई भी चेंजेस ऑब्जर्व नहीं हुए। ठीक, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या आ रही है, 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब मैं इन दोनों को मिक्स करता हूं तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होते। अब आप खुद समझ सकते हो, अगर ए और ए के बीच में जितना ही फोर्स है तो उतना ही फोर्स बी और बी के बीच में, उतना ही फोर्स ए और बी के बीच में। इसका मतलब है अगर तीनों में फोर्स एक जैसा है तो पार्टिकल जितनी दूरी पे होंगे ए और ए में, उतने ही पार्टिकल दूरी पे होंगे बी और बी में, और उतने ही पार्टिकल सेम दूरी पर होंगे ए और बी के बीच में। इसका मतलब है अगर तीनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जैसा है, ठीक, तो इसका मतलब है जितने पार्टिकल दूरी पर यहाँ होंगे उतनी ही दूरी पे यहाँ है और उतनी ही दूरी पे यहाँ है। इसका मतलब वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, ना तो वॉल्यूम घटेगा ना ही वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि तीनों में फोर्स एक जैसा होने की वजह से, यानी जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तीनों में कैसा है, एक जैसा है, जिसकी वजह से ना तो एनर्जी में कोई चेंजेस ऑब्जर्व हो रहे हैं और ना ही वॉल्यूम में कोई चेंजेस ऑब्जर्व हो रहे हैं। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो इससे पहले कि मैं एग्जाम्पल आपको सिखाना शुरू करूं, बताना शुरू करूं, पहले एक बार जरा समझें। मेजर पॉइंट जो आपको इस टॉपिक के अंदर याद रखना है वो क्या है, अगर मुझे आइडियल सॉल्यूशन बनाना है, ध्यान रखना, अगर मुझे आइडियल सॉल्यूशन बनाना है तो जो भी आपके पास पार्टिकल्स हैं, ठीक, नियरली सेम साइज एंड पोलैरिटी हो, यानी अगर आपको आइडियल सॉल्यूशन बनाना है तो जो भी आपके पास मॉलिक्यूल होंगे उनका साइज लगभग सेम हो और उनकी जो पोलैरिटी है वो लगभग सेम हो। यानी आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे वो वाले पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल चाहिए जिनका साइज लगभग सेम हो और जिनकी पोलैरिटी भी लगभग सेम हो। तो इससे आप पहचान लोगे कि हाँ भाई ये जो सॉल्यूशन बना है वो आइडियल सॉल्यूशन है। इस पॉइंट को मत भूलना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड अब मैं एग्जांपल आपको सिखाना शुरू करता हूँ ताकि आपको टॉपिक सारा ये समझ में आ जाए। देखें एग्जांपल फर्स्ट, जैसे मिथेनॉल प्लस इथेनॉल, यानी अगर मैं मिथेनॉल और इथेनॉल का मिक्सचर लेता हूं तो इसके मिलने से जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहली बात देखें, अगर मुझे आइडियल सॉल्यूशन बनाना है तो साइज लगभग कैसा होना चाहिए, सेम। कार्बन कितने हैं, 1, C2H5 यानी कार्बन कितने हैं, 2। इसका मतलब है यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 2 है, तो इस वाले का साइज थोड़ा सा बड़ा तो है बट ज्यादा बड़ा साइज नहीं है। इसका मतलब इन दोनों का साइज जो है वो लगभग सेम है, ठीक। सेकंड हम बात करते हैं पोलैरिटी। सबको पता है O पे चार्ज कैसा होता है, माइनस का, ठीक, और H पे चार्ज कैसा होता है, प्लस का। O पे माइनस और H पे चार्ज प्लस का, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इन दोनों की बात करें तो O पे चार्ज माइनस है, O पे चार्ज माइनस है, H पे चार्ज प्लस है, H पे चार्ज प्लस है। इसका मतलब इन दोनों की जो पोलैरिटी है वो भी कैसी है, लगभग सेम है। तो आई थिंक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। नियरली सेम साइज है और जो पोलैरिटी है वो भी कैसी है, नियरली सेम है। पोलैरिटी का मतलब है प्लस माइनस का चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास प्लस माइनस का चार्ज होता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो पोलर है, ठीक। यहाँ पे मैंने आपको फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव चार्ज दिखाए हैं, आप इनको पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड, जिनको समझ में नहीं आया वो ध्यान रखेंगे, पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, जिस मॉलिक्यूल में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं उस मॉलिक्यूल को हम पोलर बोलते हैं, और जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, OH और OH है दोनों, तो दोनों ही OH है तो दोनों की जो पोलैरिटी भी होगी वो लगभग सेम होगी, ठीक। देखिए
एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन का मिक्सचर। आप इन दोनों को ध्यान से देखें। एन का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है स्ट्रेट चेन। ठीक, इसका मतलब है हेक्सेन का मतलब क्या है, कार्बन 6 है, हेप्टेन का मतलब कार्बन 7 है। इसका मतलब इन दोनों की बात करें तो इसमें कार्बन 6 है, इसमें कार्बन 7 है, यानी एक कार्बन फालतू है, यानी एक जो कार्बन है वो फालतू है। इसका मतलब दोनों का जो साइज है वो लगभग सेम है। अब बात करते हैं किसकी, पोलैरिटी की। तो 11वीं में आपने पढ़ा होगा कि जो एल्केन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरली नॉन पोलर होते हैं। तो ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है, यानी लगभग दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ठीक, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो बेंजीन बेंजीन, ठीक है। Cl और Br की बात करें तो आपने पढ़ा होगा FClBrI, डाउन द ग्रुप जो साइज है वो इंक्रीज होता है। यानी अगर मैं बात करता हूं डाउन द ग्रुप की तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। अगर मैं यहां देखूं तो Cl और Br है, यानी ये, तो इसका मतलब है Br का साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू Cl। इसका मतलब Br का जो साइज है वो बड़ा है किससे, Cl से। बट क्योंकि Br जस्ट Cl के नीचे है, इसका मतलब Br का साइज बड़ा तो है बट ज्यादा बड़ा साइज भी नहीं है Cl से। इसका मतलब दोनों का जो साइज है वो कैसा है, लगभग सेम है। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, पोलैरिटी की। तो पोलैरिटी की बात करें, Cl मोर नेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे इसमें पार्शियल नेगेटिव और इसमें पार्शियल पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो दोनों कंपाउंड है वो कैसे हैं, पोलर है। ठीक, अब मेन बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी आपने 11वीं में पढ़ा होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने का। ठीक, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती थी। अगर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी इसका मतलब Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Br से ज्यादा है। ठीक है, Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैसी है, Br से ज्यादा है। इसका मतलब ये रहा कि Cl पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा और Br पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा कम आएगा। ठीक, बट क्योंकि Cl के जस्ट नीचे Br है तो इसका मतलब है इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर तो है बट ज्यादा अंतर नहीं है। इसका मतलब दोनों की जो पोलैरिटी है वो भी लगभग सेम है। ठीक, तो आई थिंक 3rd वाला एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया होगा। 4th देखें, जैसे मेरे पास है बेंजीन प्लस टॉल्यूइन। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं बेंजीन की और टॉल्यूइन की तो दोनों के पहले साइज को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे साइज लगभग सेम चाहिए और पोलैरिटी भी लगभग सेम चाहिए। तो बेंजीन बेंजीन कॉमन है, CH3 यानी एक कार्बन फालतू है। इसका मतलब इस वाले कंपाउंड का साइज बड़ा होगा, बट क्योंकि कार्बन एक का ही अंतर आ रहा है इसका मतलब दोनों का साइज लगभग सेम होगा। ठीक, बात करते हैं पोलैरिटी की। तो बेंजीन जो होती है वो कैसी होती है, नॉन पोलर होती है। ऐसे में बात करते हैं टॉल्यूइन की तो वो भी कैसी होती है, नॉन पोलर होती है। मतलब दोनों में जो पोलैरिटी पार्ट है वो बहुत कम होता है। इसका मतलब दोनों की पोलैरिटी भी लगभग सेम है। इसका मतलब ये रहा कि इन दोनों को मिक्स करने पे भी आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक, तो आई थिंक यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये पूरा था आइडियल सॉल्यूशन विद डिटेल एग्जांपल्स, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। ठीक, ये केस जरूर ध्यान रखेंगे। अगर आपको आइडियल सॉल्यूशन बनाना है तो क्या कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी। ठीक, आइडियल सॉल्यूशन कौन होता है, जो राउस लॉ को फॉलो करते हैं, तो राउस लॉ की कंडीशन को भी फॉलो करेंगे। कंडीशन आप ध्यान रखोगे, कंडीशन मत भूलना। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इस टॉपिक पे बेस कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझको बता सकते हैं। ठीक।